हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग कल हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से एमसीक्यूज को डिस्कस करा था। और आज थोड़ा सा जल्दी से हम लोग लॉन्ग आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब जो एसएसटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है कि नहीं। जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखा है, मतलब एमसीक्यू वाला पार्ट, वो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर देखिएगा उसको। तो चलिए बिना कोई देरी किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एग्जाम भी आप लोगों का नजदीक है, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का पहला क्वेश्चन ये जो होगा वो 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो टोटल 8 मार्क्स का रहेगा। तो मतलब 20 मार्क्स उधर एमसीक्यू हो गया था और इधर क्या हो गया, हमारा 8 मार्क्स इधर हो गया, ठीक है। तो अभी तक 28 का हम लोग कर चुके होंगे अगर ये पूरा कंप्लीट कर लूंगा तब। तो 21 का क्या है, कंज्यूमर अफेयर्स रेड्स माल्डा मार्केट्स। कंज्यूमर अफेयर ने क्या करा, रेड मार दिया। कहाँ मार दिया भाई, छापा मार दिया माल्डा मार्केट टू चेक द मेल प्रैक्टिस, कि वहां पर वे क्या धांधलीबाजी चल रही है। धांधलीबाजी का मतलब, मेल प्रैक्टिस का मतलब होता है क्या उसमें कोई जो सामान वहां मिल रहा है वो मिलावट का मिल रहा है, एडल्ट्रेशन का मिल रहा है। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, ठीक है। क्या एडल्ट्रेशन का है। तो कंप्लेंट रिसीव हुआ था दैट अ सॉफ्ट ड्रिंक इज बीइंग सोल्ड एट अ हायर प्राइस। ये प्राइस को लेकर था, क्या था कि जो वहां सॉफ्ट ड्रिंक मिल रहा है वो बहुत हायर प्राइस पर मिल रहा है। मतलब मार्केट की जो भी प्राइस है उससे बहुत ज्यादा दामों में मिल रहा है। जैसे मान लो कि अगर 400 मिलीलीटर का अगर वो 40 रुपए में दे रहा है, तो हो सकता है वो 80 रुपए में बेचा जा रहा था। तो कंज्यूमर अफेयर ने वहां रेड मार दिया। तो यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच कंज्यूमर राइट हैज बीन वायलेटेड, कि इसमें कौन सा कंज्यूमर का राइट है जो है वो वायलेट हुआ है। एबव above instance of the soft drink being sold at a higher price। तो इसमें राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि जो इंफॉर्मेशन है, मतलब कि लोगों को मान लो कि इंफॉर्मेशन नहीं था तो उन लोगों को हायर प्राइस पर बेचा जा रहा था, है कि नहीं। तो यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्म को क्या क्या किया जा रहा है, वॉयलेट किया जा रहा है, वॉयलेट किया जा रहा है, ये बात याद रखिएगा। दूसरा, विच कंज्यूमर राइट लाइकली इन्वोक्ड इन द रिस्पॉन्स टू द कंप्लेंट, कि कौन सा है भाई जो कंप्लेन किया गया है वो किस वजह से किया गया है या क्या किस रिस्पॉन्स से किया गया है। कि राइट टू सीक रिड्रेसल, मतलब क्या, जल्दी से जल्दी सुनवाई चाहिए या जल्दी से जल्दी इसका कुछ आप इंतजाम कीजिए भाई, ताकि ये पूरा जो सॉफ्ट ड्रिंक का प्राइस है वो कम आ सके। तो मतलब क्या कि सीक रिड्रेसल, इंसाफ चाहिए, इंसाफ के लिए ये लड़ाई हो रहा है। क्लियर। तो ये दोनों चीज क्लियर हो गया अगर कंज्यूमर अफेयर से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है भाई, Shruti performed a web search for a teacher and found 80% of the image had women, while search for a pilot mainly showed a man। मतलब श्रुति थी, उसने रिसर्च कर रही थी किसी चीज का, ठीक है। तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी आएगा, जैसा कि यहाँ पर पूछा गया है। तो भाई एक बच्ची थी, उसने वो सर्च करा तो भाई टीचर का, तो टीचर में 80% जो थे वो टीचर फीमेल टीचर थी, ठीक है। और जब पायलट सर्च किया गया तो पायलट में क्या था कि ज्यादातर क्या है, 80 to 90% कौन शो हो रहे थे, मेन शो हो रहे थे। तो डिस्कस हाउ दिस वेब रिजल्ट रिफ्लेक्ट अ सोसाइटल परसेप्शंस एंड अ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, कि क्या, कि एक तरीके सोसाइटी में क्या है कि टीचर का नौकरी भाई सेफ होता है। टीचर का नौकरी आप देर रात तक नहीं करते हो, आप 2-3 बजे तक आप स्कूल से लौट जाते हो, तो वो एक महिलाओं के लिए सेफ बनाया गया है। लेकिन पायलट का नौकरी रात भर आपको चलाना होता है, तो हो सकता है कि वो ठीक नहीं है, वो मर्दों के लिए बना हुआ है। मतलब ऐसे सोसाइटी को तो यहाँ एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल। तो ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स एज अ टीचर एंड अ मेन एज अ पायलट रीइंफोर्स अ ट्रेडिशनल नोशन। क्या बता रहा है कि एक तरीके से पेट्रियार्कल सोसाइटी को बता रहा है। क्या, पेट्रियार्कल सोसाइटी। पेट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब होता है, पेट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब होता है कि वैसा सोसाइटी जहां पर मेन का दबदबा ज्यादा हो। क्लियर। लेकिन यहाँ पर वुमेन का भी दबदबा है। तो ट्रेडिशनल नोशन में ही देखा जा रहा है कि जॉब को लेकर, कि जो वुमेन्स को उसके घर वाले वही जॉब करने देते हैं जो कि एक तरीके से सेफ जॉब हो, है कि नहीं। और लेकिन देखो, टीचर एक सेफ जॉब है, लेकिन पायलट है वो फिजिकली और मेंटल डिमांडिंग जॉब है फॉर आइडियल फॉर द मैन, और ज्यादा डिमांडिंग आइडियल फॉर द मैन पायलट का है। सिमिलरली द जॉब ऑफ अ नर्स इज एसोसिएटेड मोर विथ अ वुमेन। जैसे नर्स है तो कोई नर्स ज्यादा तो आपको फीमेल ही मिलेगी, मेल बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बताता है, जो कि एक सोशल परसेप्शन बना हुआ है, पुराने जमाने से चलता आ रखा है, ठीक है। तो आई होप सो ये पॉइंट क्लियर होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, एग्जामिन द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज। देखो मैं ये बता रहा हूँ कि ये सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन इसको लिखते हैं कैसे वो मैं बताता जाऊंगा कि 2 नंबर के क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं। एग्जामिन द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बेसिक राइट्स ऑफ
पार्टी मेंबर्स विद इन द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। ये बोला जा रहा है कि अगर पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, पार्टी के अंदर अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो वो पार्टी के लिए कितना नुकसानदायक है उसके बारे में आप बताइए। तो पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी का मतलब जैसे मान लो कि एक है ना कि पार्टी के लोग खड़े होते हैं और हम लोग चुनते हैं उनको, लेकिन जो पार्टी के अंदर जो मेन मेंबर होते हैं जो लोगों को चुनते हैं कि भाई कौन एमपी के सीट से लड़ेगा, कौन एमएलए के सीट से लड़ेगा, तो अगर वही एक तरीके से वहां पर डेमोक्रेसी नहीं होगा जो चुनता है इन लोगों को, तो एक तरीके से डेमोक्रेसी तो बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं? तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है? तो पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वायलेशन हो रहा है। मतलब क्या? एक तरीके से पार्टी में फेस अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द वॉइसिंग, क्या वॉइसिंग पर। उसके बाद क्या है दूसरा कि राइट ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी का बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है कि भाई सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स वगैरह हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज एक कॉन्सिक्वेंसेस है, दो चीज कि राइट ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो 24th क्वेश्चन है, एक्सेस द रीजन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अ सब ट्रॉपिकल रीजन इन इंडिया एज ए एब्सेंस ऑफ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब ये बोला जा रहा है कि ज्यादा रीजन्स क्या है कॉन्सेंट्रेट होने का, मतलब वूलन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा है, और साउदर्न पार्ट मतलब जो केरला वगैरह वहाँ पर वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत कम है। तो पहला फैक्टर क्या है उसमें, ये रीजन बताने का किया जा रहा है कि भाई केरला तरफ जो वूलन का फैक्ट्री है, जो ठंडी की कपड़े बनती है वो कम क्यों बनते हैं, और जो सब ट्रॉपिकल रीजन है जैसे नॉर्थ वाला रीजन है कश्मीर साइड में, उधर ज़्यादा फैक्ट्रीज वगैरह क्यों हैं जिसकी वजह से वहां पर ज्यादा वूलन के कपड़े को बनाया जाता है। तो पहला क्लाइमेट फैक्टर, सबसे मेन फैक्टर है क्लाइमेट फैक्टर। सदर्न इंडिया हैज अ क्लाइमेट विच इज नॉट फेवरेबल फॉर द वूल प्रोडक्शन, कि वहां का क्लाइमेट ऊल ऊल कपड़ों को मतलब वूलन कपड़ों को बनाने के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है। लैक ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब शिप्स रियरिंग वगैरह नहीं होता है, ज्यादातर पहाड़ों में होता है कि नहीं? शिप्स रियरिंग इज नॉट वाइड स्प्रेड इन सदर्न मोस्ट पार्ट, वहाँ शिप्स वगैरह को ज्यादा पाला पोसा नहीं जाता है, और वहाँ पर लो डिमांड होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का ज़्यादा क्लाइमेट क्या होता है, हॉट एंड ह्यूमिड होता है। ठीक है, हॉट और ह्यूमिड होता है। तो हॉट और ह्यूमिड में ज़्यादातर ठंडी के कपड़ा का इस्तेमाल नहीं होता है, मतलब वूलन क्लोथ्स का इस्तेमाल नहीं होता है। इसी वजह से जो साउथ मोस्ट पार्ट है, जो सदर्न मोस्ट पार्ट है, वहाँ पर एक तरीके से वूलन या फिर वूलन फैक्ट्री या वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं लगाए जाते हैं। क्लियर? ये बात कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, लेकिन ये सब सारी चीज़ें कहाँ पर, जो सब ट्रॉपिकल रीजन में वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है, रिक्वायरमेंट ये सब ट्रॉपिकल रीजन में हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इसीलिए ज़्यादा वूलन की फैक्ट्रीज वगैरह दिखाई देती हैं। 25th क्वेश्चन पर आते हैं जो कि हमारा है सेक्शन नंबर सी, शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप। इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 मार्क्स के क्वेश्चन, इसमें से दो क्वेश्चन पर रहेंगे जहां पर आप लोगों को बहुत आसानी से एक तरीके से और का ऑप्शन मिल जाता है। तो सेक्शन नंबर सी में क्या है कि शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन, उसमें वेरी शॉर्ट आंसर था, इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज्यादा इलेबोरेट करके लिखेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अ ड्रॉट इंड्यूस अ वाटर शॉर्टेज कैन हैव अ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, कि अगर ड्रॉट आ रहा है जहां वाटर शॉर्टेज है, मतलब इंड्यूस वाटर शॉर्टेज को कम कर सकता है, एंड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस अफेक्टिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अगर कहीं ड्रॉट आता है, सुखाड़ आता है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वहाँ के एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कम हो जाते हैं, लिवलीहुड कम हो जाता है, एंड देयर बाय सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टिंग द ह्यूमन वेलबींग। और वो क्या करता है, पूरे ह्यूमन को मतलब पूरा सोसाइटी को एक तरीके से डैमेज करने की बात करता है जब भी ड्रॉट आता है। तो ठीक है, पानी से रिलेटेड। तो व्हाट डज द अबव स्टेटमेंट रिप्रेजेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट रिसोर्सेज, कि क्या रिलेशनशिप ये करना चाह रहा है? तो एक तरीके से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इट रिप्रेजेंट द इंटरकनेक्टनेस एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द रिसोर्सेज, कि हम लोग कितना रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट हैं, है कि नहीं? कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है उसमें कितना ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी है। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन द वाटर, क्योंकि सारी चीज़ें क्या है कि वाटर से इंटरलिंक्ड हैं एक बार खास करके देखा जाए तो, जैसे फूड वाटर से रिलेटेड है। एंड द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर पर, ड्रॉट वगैरह आता है, सुखाड़ वगैरह आता है, तो वुड अफेक्ट द लिवलीहुड इम्पैक्टिंग द ह्यूमन रिसोर्स, तो वो ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन को एक तरीके से जीने में मुश्किल कर देगा, है कि नहीं? तो ये वाली बात समझ में आ रहा है।
सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज अ सिचुएशन रिप्रेजेंट द लैक ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, कि जहां पर ड्रॉट वाले रीजन है वहां रिसोर्स की प्लानिंग होती है, तो द सिचुएशन रिप्रेजेंट द लैक ऑफ वाटर मैनेजमेंट। वहां पर ड्रॉट इसीलिए आ रही है, अगर ड्रॉट आए, आपको पता है कि भाई वहां पर उस रीजन पर ड्रॉट आता है, तो आप पहले ही मैनेजमेंट को सही तरीके से करिए, वहां पर इसी तरीके से व्यवस्था करिए ताकि पानी का शॉर्टेज नहीं हो। मतलब ओवर रिलायंस ऑफ मानसून, ज्यादातर हम लोग रिलायंस किस पर रहते हैं, मानसून पर रहते हैं, मानसून नहीं हुआ तो सुखाड़ आ गया। तो आप लोगों को वो सारी फैसिलिटी इस्तेमाल करके या सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करना होगा जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज वगैरह करते हैं, ताकि मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट की कमी ना हो, जिसकी वजह से ड्रॉट आएगा। 26 क्वेश्चन, डिस्कस द मोस्ट लाइकली इम्पैक्ट इफ द इंडिया ऑपरेट विदाउट अ फेडरल सिस्टम, कि बोला जा रहा है कि कौन इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा अगर इंडिया जो है वो फेडरल कंट्री के रूप में अगर काम ना करे। फेडरल मतलब होता है सबको साथ में लेकर चलने का, जैसे सेंटर हो गया, स्टेट हो गया और लोकल गवर्नमेंट हो गया। अगर ये तीनों आपस में साथ में मिलजुल कर ना चले तो क्या होगा? तो पहला होगा रीजनल ऑटोनॉमी, कि द रीजनल ऑटोनॉमी जो होगा वो छिन जाएगा। रीजनल रीजनल गवर्नमेंट वुड हैव अ लिटिल एंड नो डिसीजन मेकिंग पावर, कि जो रीजनल गवर्नमेंट होगा उनके पास बिल्कुल भी पावर नहीं होगा, ज्यादा पावर किसके पास हो जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कभी भी जहां फेडरल गवर्नमेंट नहीं रहती वो सबसे ज्यादा पावर रहता है सेंटर के हाथों में, तो सेंटर कुछ भी कर सकती है, कैसे भी कर सकती है। तो रीजनल एस्पिरेशन माइट गेट सप्रेस, कि रीजनल जो भी मुद्दे होंगे वो सप्रेस किया सकता है, उनको दबाया जा सकता है। इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की इफेक्टिवनेस उतनी नहीं रहेगी। लोकल इशू माइट नॉट रिसीव अटेंशन, लोकल जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको नहीं सुना जाएगा। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और डिसीजन जो मेकिंग प्रोसेस होगा वो अनडेमोक्रेटिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अनडेमोक्रेटिक बन जाएगा। क्लियर? तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 भी क्लियर है। अब आते हैं 27 में, क्या रीड द स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंड इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज के बारे में दो स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। स्टेटमेंट 1 में बोला गया कि इंडियन रेलवे हैज लार्जली बीन अ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, कि हाँ भाई कि इंडियन रेलवे क्या है कि वो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है जिसको गवर्नमेंट रन करती है। वैसा सेक्टर जिसको गवर्नमेंट रन करती है उसको हम लोग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस बोलते हैं। दूसरा क्या? प्राइवेट प्लेयर्स आर मेकिंग एन एंट्री इनटू अ इंडियन रेलवे मार्केट, की जो प्राइवेट प्लेयर है वो इंडियन रेलवे मार्केट में धीरे धीरे घुसने की कोशिश कर रही है। दूसरा बात, तो बोला जा रहा है एक्सप्लेन व्हाट ट्रेंड्स डू दिस स्टेटमेंट, कि क्या ट्रेंड्स दिखाई दे रहा है और रेलवे सेक्टर इन इंडिया का, मतलब रेलवेज में क्या ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ग्रोइंग ट्रेंड्स ऑफ द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या कर रहा है? पीपीपी मॉडल बहुत फेमस हो रहा है, पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप। तो इंडियन मार्केट में ये बहुत जरूरी है कि भाई सरकार और प्राइवेट आदमी दोनों साथ में मिलकर काम करें। दूसरा, ये शो कर रहा है विथ प्राइवेट ट्रेन्स रनिंग द सर्विस क्वालिटी एंड द कस्टमर एक्सपीरियंस वुड इनहेंस। ये शो हो रहा है कि जब प्राइवेट ट्रेन्स वगैरह बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि सुविधाएं और सर्विस क्वालिटी भी बढ़ेगा, सर्विस क्वालिटी भी बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। इट लीड टू द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द चॉइसेस ऑफ इंडियन मासेस, और वो चॉइसेस बढ़ेंगी। अब जैसे मान लो कि कोई भी प्राइवेट प्लेयर आता है, जैसे पहले सरकारी स्कूल था अब प्राइवेट स्कूल हो गया, तो प्राइवेट स्कूल में शिक्षा अच्छा मिलता है, इसी वजह से बच्चे अपने प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं ना। अगर गवर्नमेंट सही तरीके से प्रोवाइड करने लगे तो वो बच्चों लोगों को क्यों भेजा जाएगा प्राइवेट स्कूल? तो ये बात है। इट वुड लीड द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और बट इट कैन ऑल्सो लीड अ रेलवे बिकमिंग अनअफोर्डेबल फॉर द कॉमन मासेस। लेकिन ये भी होगा कि बहुत सारे लोगों के लिए अगर प्राइवेट के हाथों में चल गया तो ये भी डर रहेगा कि ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग जो ट्रेन पर ट्रैवल करते हैं वो ट्रैवल ना कर पाए, क्योंकि उनके पास ज़्यादा इनकम नहीं होगा। ठीक है, आप सुविधा तो दे रहे हैं लेकिन उनके इनकम को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो इनकम बढ़ेगा नहीं भाई, तो वो लोग सही तरीके से अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इट विल रिजल्ट इन अ गवर्नमेंट रेवेन्यू लॉस, और उससे क्या होगा? गवर्नमेंट को लॉस का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब सारे चीज ट्रेंड को बता रहा है। 28 क्वेश्चन है, विच सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज इज प्रीफरेबल फॉर द एम्प्लॉयमेंट। बोला जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, नौकरी के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या कौन सा सेक्टर ज्यादा अच्छा रहेगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब देखो दोनों चीजों में डिफरेंस है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में। ऑर्गेनाइज जो सेक्टर होता है वहां पर जहां पर प्रॉपर तरीके से आपको जॉब फैसिलिटी मिलती है, प्रॉपर तरीके से आपको तनख्वाह मिलता है, जैसे बैंक वगैरह में जॉब है, तो वो सब क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है, जहां पर आपको सिक्योरिटी वगैरह, जॉब की सिक्योरिटी है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो ठेले वगैरह पर काम कर रहा है या ऐसे दुकान पर काम कर रहा है जहां पर एक लड़के को रखा हुआ वो, अब वो लड़के को कब निकाल देगा उसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन यहाँ पर जल्दी से निकाला नहीं जा सकता, पूरा नियम कानून रहता है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो बोला जा रहा है कौन सा ज्यादा प्रेफरेबल एम्प्लॉयमेंट है, तो बोला जा रहा है कि इट इज प्रीफेबल। अगर बोला जाएगा कि ये प्रीफेबल है मतलब कौन सा, कि ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो बोला जा रहा है इट इज
दोनों में आंसर दे रखा हूँ, लेकिन आप लोगों को कोई एक ही आंसर देना है, ठीक है, दोनों में से। मैंने बोला कि भाई अगर कोई ये लिख रहा है तब और ये लिख रहा है तब क्या होगा। इट इज प्रीफरेबल दैट माइट डिपेंड्स ऑन द वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, पीपल माइट प्रीफर टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। ज्यादातर लोग क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि जॉब सिक्योरिटी होती है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट होती है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब पीएफ वगैरह मिलेगा, बच्चों के लिए फीस मिलता है बहुत बड़ी, है कि नहीं, रेगुलर इनकम होगा, मतलब एक रेगुलरिटी ऑफ इनकम रहेगा और एक सिक्योरिटी रहेगा, और एक बहुत अच्छे तरीके से इसको आगे लेकर चला जा सकता है, ठीक है। पीपल माइट प्रीफर टू वर्क इन एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, क्या कि हो सकता है कि कोई कोई लोग जो होते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काम करना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वहाँ कोई बंधन नहीं होता है, स्केपिंग पेपर वर्क, वहाँ कोई पेपर वर्क वगैरह नहीं रहता, आप किसी के बंधन में रहता है, क्विक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और वहाँ पर क्विक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, जल्दी काम करके आप दूसरा काम में आराम से जा सकते हो, ठीक है। तो चलिए ये यहाँ तक आई होप सो कंप्लीट होगा। अब आते हैं 29th वाले क्वेश्चन पर। 29th वाले क्वेश्चन में क्या है भाई? डिस्कस द रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन एंड द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द इंडियन इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग अ मॉडर्न पीरियड। ये बोला जा रहा है कि न्यूज़पेपर का रोल कितना बढ़ गया है। तो यहाँ पर क्या बोला कि रोल ऑफ न्यूज़पेपर कैसे बढ़ गया, तो इट लीड अ डिसेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि ये बोला, क्वेश्चन एक बार ध्यान से समझना, ठीक है, मैं सब फिर से समझा रहा हूँ कि रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स इन शेपिंग अ पब्लिक ओपिनियन एंड द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग अ मॉडर्न पीरियड, कि मॉडर्न पीरियड में किस तरीके से उसका जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ गया है, एक न्यूज़पेपर का जो प्रभाव बढ़ गया है। तो वो क्या कर रहा है? डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन को एक साथ लाने का बात करता है, और ये शेपिंग डिस्कोर्स मतलब एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर लोग अपनी बातों को खुलकर बोल सकते हैं। इट लेड टू इंक्रीज इन द अवेयरनेस अबाउट अ सोशल एंड पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इशूज, और सारी इशूज में, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, तीनों इशूज में वो सही तरीके से अपने आप को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं और यहाँ से जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, मैं बहुत अच्छे तरीके से मैंने डिस्कस करा है, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप। अब जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा जो आपका रात में आएगा, वो एक तरीके से लॉन्ग आंसर, उसमें मैप डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से उस वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।